हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट एचडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं भाग 4 को, अर्थात कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हैं? भाग 4 को। भाग 4 के अंतर्गत हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो भाग 4 ही और दूसरा है भाग 4 का। भाग 4 के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें कर्तव्य की अवधारणा देखने को मिलती है। क्या? कर्तव्य की अवधारणा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी आपको कर्तव्य की अवधारणा दिखेगी वह सारी चीजें अबाध योग हो गई, अर्थात कि आप न्यायालय में उसे परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। क्या है? अबाध योग हो गई ये सारी चीजें, अबाध योग। हमारे एग्जाम से क्वेश्चन बना है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं वह कैसे हैं? अबाध योग हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? बाध योग हैं, अर्थात कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। और कर्तव्य की अवधारणा हमेशा किस पर काम करती है? नैतिकता पर काम करती है। हम लोगों ने क्या देखा है कि यह अबाध योग है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और कैसी है? नैतिकता पर आधारित है, अर्थात कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह नैतिकता पर किस प्रकार से काम करती है कि माना कि आप अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि बच्चे जैसा दिखते हैं वैसा ही करते हैं। अर्थात कि कर्तव्य हमें अपने पूर्णतः सही ढंग से निभाने चाहिए, यह बाध योग नहीं है। तो भारतीय संविधान में कर्तव्य दो रूपों में वर्णित किए गए हैं। पहला, राज्य के लिए कर्तव्य, और सेकंड है व्यक्तियों के लिए कर्तव्य। जो राज्य के लिए कर्तव्य है उसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं, अर्थात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कि डीपीएसपी। इसे हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी, अर्थात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और व्यक्तियों के लिए जो कर्तव्य हैं उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात कि मौलिक कर्तव्य। राज्य के लिए जो कर्तव्य हैं वह भाग 4 के अंतर्गत वर्णित हैं और जो व्यक्तियों के लिए कर्तव्य हैं वह भाग 4 का के अंतर्गत वर्णित हैं। जो राज्य के कर्तव्य हैं हम लोगों ने कहां से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और जो व्यक्तियों के लिए कर्तव्य हैं हम लोगों ने यूएसएसआर से लिए हैं, अर्थात कि पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए हैं। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो राज्य के कर्तव्य हैं मूल संविधान में वर्णित हैं। कहां हैं? मूल संविधान में वर्णित हैं। परंतु जो व्यक्तियों के कर्तव्य हैं वह मूल संविधान में वर्णित नहीं है। मूल संविधान में वर्णित नहीं है, तो इन्हें बाद में जोड़ा गया होगा। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा है? जो राज्य के लिए कर्तव्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कि डीपीएसपी। और इनका जो वर्णन है मूल संविधान में है और यह आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं और यह भाग 4 के अंतर्गत वर्णित हैं। और जबकि जो व्यक्तियों के लिए कर्तव्य हैं वह हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए हैं। और कहाँ पर वर्णित हैं? भाग 4 का में वर्णित हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का।
51 का, अर्थात कि 51 ये भी इसको हम कह सकते हैं। और जो राज्य के कर्तव्य हैं वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। और क्या देखा? इसे हम क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य, अर्थात कि फंडामेंटल ड्यूटीज। और इनका जो वर्णन है मूल संविधान में नहीं मिलता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किस समिति की? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 4 को। भाग 4 का को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अर्थात इसके अंतर्गत हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनके क्या उद्देश्य हैं, और सभी अनुच्छेदों को जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, और बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को देखने का प्रयास करेंगे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आपको बता देंगे कि आपको याद कौन कौन से रखने हैं। क्या देखने वाले हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह कहाँ वर्णित हैं? तो भाग 4 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन मिलता है। तो देखते हैं कि क्या इसके उद्देश्य हैं। तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और नेक्स्ट क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कारी राज्य की स्थापना करना। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बने हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है कि गांधीवादी विचारधारा से, किससे? गांधीवादी विचारधारा से कौन सा भाग ओतप्रोत है? तो भाग 4 जो है गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, जो हमने अनुच्छेद 14 में पढ़ा था। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात कि सामाजिक न्याय की बात की गई है। और आर्थिक लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि राज्य क्या करेगा? जो अमीर एवं गरीब के बीच की खाई है उसको भरने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि जो संपत्ति है वो कुछ ही व्यक्तियों के पास केंद्रीकृत होकर रह जाए। अब हम देखते हैं सभी अनुच्छेदों को जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 36 को। अनुच्छेद 36 को, तो अनुच्छेद 36 में हमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की परिभाषा से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की परिभाषा वही मान्य होगी जो अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने देखी थी। क्या? अनुच्छेद 12 में जो हम लोगों ने परिभाषा देखी थी, अर्थात कि जो मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। तो जो अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा देखी थी वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी वर्णित है। अर्थात कि क्या परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल और जो स्थानीय स्वशासन निकाय हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनको भी शामिल किया जाता है, और अन्य ऐसे प्राधिकरण जिसे सुप्रीम कोर्ट राज्य घोषित कर दे। क्या? जिसे सुप्रीम कोर्ट राज्य घोषित कर दे। और अनुच्छेद 37 में क्या है? इसमें कहा गया है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, अर्थात कि जो डीपीएसपी हैं, वह कैसी होगी? अबाध योग होगी, अर्थात कि वह न्याय योग्य नहीं होगी। उन्हें न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है।
कैसी है, न्याय योग्य नहीं है। यह हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बना है। और इसमें सेकंड क्या है कि जब भी राज्य कोई नीति निर्माण करेगा तो वह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कोई नीति बनाएगा। राज्य नीति निर्माण के समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। और इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 38 को। तो हम लोगों ने देखा था कि राज्य का क्या उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसमें बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। आपने मौलिक अधिकारों में देखा होगा कि राजनीतिक न्याय की तो पहले ही स्थापना हो चुकी है, अर्थात कि इसमें अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, बशर्ते वह भारत का नागरिक हो। और इसके अलावा सभी नागरिकों का वोट एक ही होगा, चाहे वह अनिल अंबानी हो, चाहे एक सबसे गरीब भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 39। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 39 भी पूछा गया है और अनुच्छेद 39A भी पूछा गया है। अनुच्छेद 39 भी मोस्ट है और अनुच्छेद 39A भी मोस्ट है। तो अनुच्छेद 39 में क्या वर्णित है, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात कि राज्य स्त्री एवं पुरुष के बीच कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। यदि कोई समान कार्य कर रहा है तो उसे समान वेतन दी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में क्या है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता क्या है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। यदि कोई गरीब व्यक्ति है और वह वकील हायर नहीं कर सकता है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उसके लिए वकील हायर करके दे, अर्थात कि वह सरकारी वकील की सहायता ले सकता है। और अनुच्छेद 40 को देखते हैं अब, वह भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। अनुच्छेद 40 यह हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। कैसा है, यह एक गांधीवादी अनुच्छेद है, क्योंकि गांधी जी जो थे ग्रामीण स्तर पर सुधार को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 40 यह हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या, कुछ परिस्थितियों में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। यह हमारे लिए जितना ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लोक सहायता पाने का अधिकार, शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 42 को। अनुच्छेद 42 तो इसमें कहा गया है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाएं, इसके साथ साथ मातृत्व सहायता और न्यायोचित दशाएं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43। यह भी उतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम लिख देते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और इसके अलावा देख सकते हैं अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। इतने अनुच्छेद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, 40, 44, 45, 48A, 50 और 51। तो देखते हैं अनुच्छेद 43 को। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मचारियों को निर्वाह योग्य वेतन दी जाएगी। क्या, कर्मचारियों को निर्वाह योग्य वेतन दी जाएगी। निर्वाह योग्य वेतन दी जाएगी। और 43A को देखते हैं तो जो उद्योग धंधे हैं उनके कर्मचारियों को उद्योग को बढ़ावा देने में सहभागिता की बात की गई है। और अनुच्छेद 43B जो है हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों की बात की गई है।
यह अनुच्छेद बहुत बाद में जोड़ा गया था। कब? तो 97वें संविधान संशोधन। कब? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। यह हमारे लिए थोड़ा मोस्ट हो जाता है कि कब जोड़ा गया था, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या वर्णित है, तो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और मेंस में भी ये क्वेश्चन बन चुका है और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी बहुत ही बार पूछा गया है। देखते हैं अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अर्थात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात कि जितने भी नागरिक हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और जो नागरिक मामले क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं नागरिक मामलों को। गोद लेना हुआ, जैसे आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तलाक संबंधी मामले हुए और इसके अलावा क्या हो सकता है, शादी विवाह संबंधी मामले हुए। और एक और हो सकता है कि वसीयतनामा हुआ जैसे। तो ये क्या है, नागरिक मामले हैं। तो इन नागरिक मामलों के लिए पूरे भारत में एक सा कानून होना चाहिए। इसके बारे में बात कही गई है समान नागरिक संहिता में, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक यह लागू नहीं हो सका है। इसको हम धार्मिक स्तर पर लेते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा विरोध होता है। एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां समान नागरिक संहिता लागू है। कौन सा राज्य है? गोवा ऐसा राज्य है। सिर्फ एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। एक प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 45 को। अनुच्छेद 45, यह भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में बालपन पूर्व देखभाल की बात की गई है। क्या? बालपन पूर्व देखभाल। पूर्व देखभाल व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएगा। यह बात कही गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 46 को। इसमें राज्य क्या करेगा, एससी और एसटी के हितों को प्रोत्साहित करेगा, के हितों को बढ़ावा देगा। राज्य एससी एवं एसटी के हितों को बढ़ावा देगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 47 को। इसमें कहा गया है जो राज्य में जनता निवास कर रही है उसके पोषण स्तर में सुधार करेगा, पोषण स्तर में सुधार करेगा और जीवन स्तर में सुधार करेगा, जीवन स्तर में सुधार करेगा अर्थात कि इंक्रीज करेगा। यह हमारे लिए थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रश्न बना है यहाँ से कि एकमात्र ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो शराब को प्रतिबंधित करने की बात करता है। किसको? शराब को प्रतिबंधित करने की बात करता है। तो यह अनुच्छेद 47 है। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह राज्य को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, अर्थात कि वह अबाध योग्य है। और इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 48। इसमें कुटीर उद्योग संबंधी बात की गई है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। कुटीर उद्योग को ऐसे समझ सकते हैं कि पशुपालन हुआ, कृषि हुई और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोत्साहन करने की बात कही गई है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 48A जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही और साथ में हमारा एक कर्तव्य भी होता है। राज्य का तो कर्तव्य है ही और हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा, संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। क्या है अनुच्छेद 48? 48A। इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण संवर्धन, संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा यह मूल संविधान में नहीं था,
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और उसका संरक्षण करेगा और जितने भी वन्य जीव हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 49 को। इसमें कहा गया है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के शहर हैं, उनको राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। क्या? राष्ट्रीय स्तर की या राष्ट्रीय महत्व की स्मारक व स्थान हैं, उनका संरक्षण करेगा, उनका संरक्षण करेगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 50 को। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी हमारे लिए मोस्ट है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कि जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका से पूरी तरीके से पृथक है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 51 को। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है हमारे लिए। अनुच्छेद 51 में बात की गई है कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, सुरक्षा को बढ़ावा देगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 51 में? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर डाले जाएं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो लेक्चर से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दी जा रही है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो लेक्चर की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।